हाँ जी, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? मेहनत कर में आपका फिर सबसे एक बार हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट के लेक्चर में हम खिलजियों को पढ़ना हमने शुरू कर दिया था और उससे पहले हमने गुलामों को पढ़ा। इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर रहे हैं जो हमने अरबों और तुर्कों के आक्रमण से शुरू करी थी और इसका लेक्चर नंबर 5 लेके आपके सामने आए हैं। अब देखिए, लास्ट के लेक्चर में एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा कि जलालुद्दीन खिलजी ने छल कपट के साथ गुलामों के अंतिम राजाओं को मार के गुलाम वंश को खत्म कर दिया था और खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। वो कुल 6 साल के लिए गद्दी पर बैठ पाया 1290 से 1296 में, और खिलजी वंश का शासन काल भी सबसे छोटा रहा 1290 से 1320। ठीक है, अब हमने देखा जलालुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो बड़ा ही उदारवादी राजा था जिसने जनता के हिसाब से शासन किया। वो अपने समय में अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा लगता है और बाद में दामाद भी बन जाता है। और जब देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा होता है तो बीच में अलाउद्दीन खिलजी बलपूर्वक जलालुद्दीन खिलजी मतलब अपने ससुर और अपने चाचा को मार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसी के बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध नीति पढ़ी थी जिसमें हमने देखा वो पहले गुजरात जाता है और गुजरात का राजा होता है कर्णदेव। कर्णदेव में अलाउद्दीन खिलजी नहीं जाता, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान जाता है। नुसरत खान को जब जाता है गुजरात तो जो गुजरात का राजा होता है कर्णदेव वो तो लड़ने नहीं जाता। कर्णदेव की साइड जो सेनापति आता है वो चंद्रराम आता है। चंद्रराम की बहादुरी देख के जो नुसरत खान होता है वो चंद्रराम को अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाता है 1000 दिनार में, इसलिए इसको 1000 दिनार बोला जाता है। 1000 दिनारी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मैंने कल भी आपको बहुत जोर देके ये चीज समझाई थी कि 1000 दिनारी किसको बोला जाता है? मलिक काफूर, चंद्रराम। और जब इस चंद्रराम को अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके जाया जाता है तो मलिक काफूर किसका नाम रख दिया जाता है? चंद्रराम से। और कौन रखता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद रणथंबोर पर अटैक करता है। उस समय रणथंबोर के राजा कौन होते हैं? हमीरदेव। हमीरदेव चौहान वंश के राजा होते हैं। कारण क्या होता है अटैक करने का? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, गुजरात पर नियंत्रण करने के लिए रास्ते में अटक डाल रहे थे, दूसरा इसलिए। और तीसरा कि मंगोलों के सेनापति को हमीरदेव ने शरण दी थी, इसलिए। इस युद्ध में साका होता है और रणथंबोर फाइनली कौन जीत जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला नंबर 1303 में वो मेवाड़ का लगाता है और मेवाड़ में रतन सिंह से उसका युद्ध होता है। उसमें भी मैंने डिटेल में बहुत पढ़ा था क्या कारण थे युद्ध करने के। सबसे पहला गुजरात पर नियंत्रण हो जाए और मालवा पर नियंत्रण हो जाए। एक प्रेस्टीज पॉइंट भी था क्योंकि मेवाड़ के लोग उससे टैक्स लिया करते थे। दूसरा, मेवाड़ का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था तो मेवाड़ों का प्रभाव भी रोकना था। और एक बहुत ही गौण कारण अगर आपसे बोला जाए तो वो आप लिख सकते हैं कि पद्मिनी के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ उत्तर भारत में ही सीमित नहीं रहा। पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत भी गया और दक्षिण भारत को भी उसने दिल्ली सल्तनत में ना सिर्फ मिलाने की कोशिश करी बल्कि उसको दिल्ली सल्तनत में उसने मिलाया भी। तो आज हम इसके इन अभियानों को पढ़ते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हमारा खिलजी वंश खत्म हो जाएगा क्योंकि खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान ही अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसके बाद बहुत जल्दी इस वंश का पतन हो गया और तुगलकों ने इनकी जगह ले ली, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सबको। ठीक है, अब देखिए, कल हम समझ रहे थे कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये दिल्ली है। दिल्ली से इसने पूरे राजस्थान पे लगभग कब्जा कर लिया, गुजरात पर कब्जा कर लिया। अब ये इस एरिया को जीतना चाह रहा था दिल्ली से। अब दिल्ली का साम्राज्य लगभग उत्तर भारत तो पूरा अलाउद्दीन खिलजी का हो चुका था, अब उसको जीतना ही है। अब यहां पर देखिए क्या क्या जगह पर पड़ती हैं। ये पूरा है देवगिरी, पहले उस समय क्या पड़ता था? देवगिरी। इधर ये पड़ रहा है वारंगल। ठीक है, नीचे पड़ेगा द्वार समुद्र, ये उस समय की जगह थी। द्वार समुद्र आज का पूरा केरल कर्नाटक। ठीक है, इधर जो आज का तमिलनाडु है यहां पहले आज भी पड़ता है मदुरई, ये उस समय का तमिलनाडु। तो ये दक्षिण भारत की उस समय की सबसे महत्वपूर्ण रियासतें थी और पहला ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने यहां से बैठे बैठे इनको जीतने की कोशिश करी। अब दक्षिण भारत को जीतने के लिए ये सारी जिम्मेदारी देता है अपने सबसे मुख्य सेनापति मलिक काफूर को। मलिक काफूर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि बेटा जा, अब तेरा टाइम आ गया है, अपना फर्ज निभा और जा और दक्षिण भारत को भारत में मिला। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए किसको भेजा जाता है? मलिक काफूर को। इससे पहले पूरी दिल्ली सल्तनत में कोई शासक ऐसी कोशिश नहीं करता। कारण आता है क्यों नहीं करता।
देखिए सबसे बड़ी रीजन क्या है ना कि जब हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत इतनी बड़ी आर्मी को, इतने बड़े पहाड़ को क्रॉस करके इधर से इधर लेके आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हाथियों को, घोड़ों को कैसे लेके आओगे इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ा के। अच्छा दूसरा, विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के जस्ट नीचे पड़ता है अजंता पर्वत। इतने सारे पर्वतों को क्रॉस करके आप कैसे आर्मी को लेके आएंगे? आर्मी पर्वत क्रॉस करने में थक जाएगी, युद्ध कैसे लड़ेगी? होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर आप भी कभी माउंटेन्स पे गए हो तो आपने देखा हो बिल्कुल हमें खड़े होकर बिल्कुल ऐसे खड़े एंगल से चलना पड़ता है तो इंसान थक बहुत जल्दी जाता है। अब आर्मी तो पूरा राशन पानी सब चीज लेके आती है। जानवरों को कैसे चढ़ाओगे पहाड़ों पे? हाथी कैसे चढ़ेंगे? तोप वगैरह जो लेके आए उनको पहाड़ों पे कैसे चढ़ाओगे? बड़ी दिक्कत की बात है। और तो और चलो जैसे तैसे आप ये पहाड़ भी क्रॉस कर लोगे तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये बड़ी बड़ी नदियां दक्षिण भारत की, इनको कैसे पार करोगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। दक्षिण भारत की ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसी थी जो उत्तर के राजा सोचते थे कि दक्षिण भारत जाने ही बेकार है, क्यों बिना सिरदर्दी पालनी बिना वजह की। कारण क्या थे कि इतने बड़े बड़े पर्वत और इतनी विशाल नदियों को पार करना, देखो अगर तुम घूमने जा रहे हो तो फिर भी एक बार को कर लोगे, लेकिन आपके कंधों पे इतना बोझ टंगा हुआ है, युद्ध लड़ने जा रहे हो, भागना भी है, समतल ग्राउंड पे भाग लोगे, पहाड़ों पे भागोगे कैसे? तो ये सारी चुनौतियां थी जो कोई जल्दी से सुल्तान इन कोशिशों को नहीं करता था कि दक्षिण भारत जाए। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अच्छा खासे पैर अपने जमा चुका था भारत में, तो उसने ये कोशिश करी। और कोशिश की जिम्मेदारी किसको दी गई? मलिक काफूर को। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा 1296 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है और 1316 तक राजा रहता है। 20 साल का सफर होता है इसका। ठीक है, जस्ट इसके अगले साल 1297 में गुजरात को जीत लेता है। 1297 में गुजरात को, 1301 में जीत लेता है रणथंभौर को, ये कल हमने पढ़ लिया है पूरा रणथंभौर को। और फिर 1303 में जीत लेता है मेवाड़ को। ठीक है, ये तो कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। यहाँ पे कड़देव होते हैं, रणथंभौर में हमीरदेव होते हैं और मेवाड़ में रतन सिंह होते हैं। ये तो हमने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। अब देखो जिस समय रणथंभौर और मेवाड़ के लिए लड़ रहा होता है ना, उस समय ही ये मालवा को जीत लेता है। उसी समय मालवा को, जो आज का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उससे सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी या तो चंदेरी या मालवा, ये मालवा को उसी समय जीत लेता है। ठीक है, अब होता क्या है, 1297 में गुजरात को जीतता है, लेकिन 1306 तक आते आते 1306 तक आते आते लगभग 10 साल बाद 1306 से 1307 में होता क्या है, जो गुजरात के राजा होते हैं जो कभी 1297 में डर के भागे थे, किस कारण? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनपे आक्रमण कर दिया था। तो एक राजा होते हैं जो जिस समय गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने आया था, तो गुजरात के एक राजा थे छोटे से जिनका नाम था रायकरण। वो डर के मारे इधर भाग जाते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते तो अलाउद्दीन खिलजी उन्हें मार देता। ये बात है 1297 की। लेकिन 1306 से 1307 के आसपास रायकरण दोबारा गुजरात के नीचे वाले एरियो पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 10 साल बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है तो दोबारा से रायकरण गुजरात के दक्षिण गुजरात को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो इनकी मदद करता है वो देवगिरी का उस समय राजा होते हैं। रायकरण की मदद कौन करता है? देवगिरी के उस समय राजा होते हैं रामचंद्र देव। इनका पूरा नाम क्या होता है? रामचंद्र देव। तो ये दोनों मिलके मालवा और गुजरात देवगिरी वाले एरिया को धीरे धीरे अपने बस में लाने लगते हैं। ये बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी देखता है यार जैसे तैसे तो मैं गुजरात को जीत के आया हूं, और धीरे धीरे अब गुजरात पर दोबारा से अपनी पकड़ कौन बनाने लगे हैं? रायकरण और रामचंद्र देव। तो 1306 से 1307 के बीच में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को बोलता है कि बेटे उठ, तलवार ले हाथ में और दिखा तू मेरा सबसे बहादुर सेनापति है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सारे के सारे सेनापतियों की जो तुलना करता था वो खलीफाओं से करता था, और मुस्लिम धर्म में खलीफा बहुत बड़ा ओहदा हुआ करता था उस समय। बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा ओहदा खलीफा ही हुआ करता था। ठीक है, अब होता क्या है, 1307 में मलिक काफूर जाता है। मलिक काफूर बड़ी आसानी से रायकरण को कुचल देता है, मतलब रायकरण को हरा देता है। रायकरण को जब वो हरा देता है तो उसके बाद उसका अगला युद्ध होता है रामचंद्र देव से। किससे युद्ध होता है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव कहां के राजा हैं? देवगिरी के। अब देखो इसके बारे में, इनके बारे में समझो, अच्छे से समझो। ये देखो ये युद्ध है अलाउद्दीन खिलजी के
ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम शुरू से लिखें तो 1297 में इसने क्या जीत लिया है? गुजरात। 1301 में इसने क्या जीत लिया है? रणथंबोर, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी उस समय की। 1303 में इसने क्या जीत लिया? मेवाड़। इसी बीच इसने क्या जीत लिया था? मालवा। और अब 1306 से 1307 के बीच में इसने मलिक काफूर को एक जिम्मेदारी दी कि मलिक काफूर जा और पहले किस किस को मार? 2 राजाओं को मार। एक थे कौन? रामचंद्र देव जो कहां के राजा हैं? देवगिरी के, ठीक है। और दूसरा रायकरण जो धीरे धीरे दक्षिण गुजरात पे अपनी पकड़ बना रहे थे, दक्षिण गुजरात पर। ये कब का समय? 1306 से 1307 के बीच में रायकरण आता है। ये मलिक काफूर आता है और मलिक काफूर आके रायकरण को तो पूरी तरह कुचल देता है, इसके विद्रोह को, रायकरण को मार देता है। लेकिन जो रामचंद्र देव होते हैं ना, वो छोटे मोटे राजा नहीं होते। भले ही उनका साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी से छोटा है, लेकिन जो उनके हौसले होते हैं वो इतने बुलंद होते हैं कि वो बोलते हैं कि मलिक काफूर से मैं लड़ूंगा। ऐसे कैसे हम किसी सुल्तान के आगे अपनी नाक झुका देंगे? मैं लड़ूंगा। तो मलिक काफूर बोलता है लड़ेगा तो देख हारेगा, मैं मारूंगा तुझे, तू हारेगा। रामचंद्र देव ने बोला मरेंगे कोई बात नहीं, हर किसी को ये सुनहरा अवसर नहीं मिलता कि वो देश की जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करते। और रामचंद्र देव पूरी बहादुरी से मलिक काफूर से 1306 से 1307 के बीच में लड़ते हैं, हार जाते हैं। रामचंद्र देव इस युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन मलिक काफूर को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि एक समय वो था कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान लड़ने आया था मलिक काफूर से। और मलिक काफूर क्योंकि बहुत बहादुरी से लड़ता है, तो इसलिए मलिक काफूर क्या करता है? मलिक काफूर को कहां भेज दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी उसको अपना सबसे बहादुर सेनापति बना लेता है। हमने कल के इतिहास क्लास में भी पढ़ा था। तो मलिक काफूर को ध्यान आता है यार ये भी बहुत वीर योद्धा है, भले ये हार गया है, हारना तय था बिकॉज इसकी आर्मी छोटी थी, लेकिन इसके जो इरादे बहुत बुलंद हैं। अगर इसको कैसे भी करके हम अपने में मिला लेते हैं तो ये हमारी दक्षिण भारत को जीतने में बहुत सहायता करेगा। अब ये हार गया। अब देखो भले ठीक है तुम्हारे हौसले बुलंद है, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें बात भी माननी पड़ेगी, वरना कटा जाओगे। 2 मिनट में तुम्हारी मुड़िया काट के अलग कर देगा, तब क्या करोगे? तो इसको भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। मलिक काफूर भेजता है और मलिक काफूर बोलता है कि देखिए बंदा ग्रेट है, इसको मारना मत, इसका बहुत सम्मान करो और इसको बोलो ठीक हो तुम हार गए हो, लेकिन तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे, हम तुम्हारी राजा की तख्ती तुमसे नहीं छीनेंगे, तुम जाओ चुपचाप अपनी तख्ती पर बैठो, शासन करो, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बदले हमें टैक्स दे देना। तो ये इस बात पर राजी हो जाता है और दोबारा रामचंद्र देव आकर अपनी सरजमी पर बैठ जाते हैं। और पूरे जीवन काल तक इनकी फिर मृत्यु होती है उसके बाद 1315 में। 1315 तक ये अलाउद्दीन खिलजी का पूरा साथ निभाते हैं। और पूरा देखिए क्योंकि वचन दिया था इन्होंने कि ठीक है आपने मेरी जान बख्शी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और जब तक ये 1315 तक मरते नहीं है, 1315 तक ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमेशा रहते हैं। इसके बाद देखो अगर मैप के जरिए समझो तो दक्षिण भारत का मैं मैप बना रहा हूं। ये देखो गुजरात जीत लिया है, मालवा जीत लिया है, ठीक है, ये देवगिरी वाला एरिया भी जीत लिया है। अब जो मलिक काफूर होता है वो 1309 में, कब? 1309 में यहां पर एक वंश होता है वारंगल वंश। कौन सा ये जगह होती है? वारंगल। वारंगल के उस समय राजा होते हैं प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम होता है इनका? प्रताप रुद्रदेव। क्योंकि मलिक काफूर दक्षिण भारत की नीति अपना रहा है तो यहां तक जीत लिया, अब और नीचे जा रहा है, वो पूरा यहां तक जाएगा, यहां तक आ चुका है, अब यहां तक आएगा। तो बीच में पहले वारंगल पड़ता है और वारंगल के उस समय राजा होते हैं प्रताप रुद्रदेव। देखो नाम कितना भारी लग रहा है, प्रताप रुद्रदेव। ओए होए होए, जो सब मार कितने प्रतापी राजा होंगे। इनके सुनोगे ऐसे राजाओं को बंद के मारना चाहिए, बांध के। जब इन्हें पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति मलिक काफूर इन पे आक्रमण करने आ रहा है तो इन्होंने बिना लड़े घुटने टेक दिए। अगर तुम बिना लड़े घुटने टेकोगे तो सामने वाले के हौसले वैसे ही बुलंद हो जाएंगे कि कैसा राजा है, हट बिना लड़े घुटने टेक रहा है। और इन्होंने बिना लड़े घुटने टेक दिया और तो और अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई अपनी खुद की, ठीक है, ऐसे हाथ पैर बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में, जैसे स्कूल में करवा देते हैं ना अटेंशन, स्टैंडीज अटेंशन, ऐसे अटेंशन करके बिल्कुल अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस पर जंजीर लपेट के, पूरी मूर्ति पर जंजीर लपेट के मलिक काफूर के पास भिजवा दी।
जो संकेत दे रही थी कि मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है, मैंने आपके सामने घुटने टेक दिए, मेरे हाथ पैर आपके सामने बंधे हुए हैं। और मलिक काफूर को क्या चाहिए था? और तो और कि मलिक काफूर और राजी हो जाए, मुझ पे आक्रमण ना करे, अलाउद्दीन खिलजी और राजी हो जाए। इन्हीं के पास था कोहिनूर का हीरा। सबसे पहले कोहिनूर का हीरा किनके पास था? इनके पास। इन्होंने उस कोहिनूर के हीरे को गिफ्ट में दे दिया मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने ले जाके अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। यहां से कोहिनूर एग्जिस्टेंस में आता है। सबसे पहले कोहिनूर इतिहास में अगर किसी वंश के पास मिलता है तो कौन से राजा के पास मिलता है? प्रताप रुद्रदेव। तो देखिए, प्रताप रुद्रदेव भारतीय राजा हैं, तो कोहिनूर डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी किसका है? भारत का। और आज है कहां? इंग्लैंड। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पे जो कोहिनूर का हीरा गया वो किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने। कब दिया था? जब मलिक काफूर 1309 में इनको मारने आया था। तो इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार करी, घुटने टेके, बिना लड़े अपने सोने की एक मूर्ति बनवा के जंजीर लपेट के मलिक काफूर को भेंट करी, और साथ में कोहिनूर का सबसे कीमती भारत का रत्न भी उनको दे दिया। ठीक है, उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत से खिलजियों से तुगलक पे गया, करते करते मुगलों पे गया, और आज वो किन पे है? अंग्रेजों पे है। ठीक है, तो प्रताप रुद्रदेव बिना लड़े जब स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो वारंगल भी मलिक काफूर का हो जाता है। मलिक काफूर मतलब अलाउद्दीन का। फिर वो जाता है केरल वाले एरिया में, यहां पर, और नीचे आता है। यहां पर एक जगह पड़ती थी द्वार समुद्र। उस समय राजधानी हुआ करती थी क्या? द्वार समुद्र। सिर्फ दक्षिण भारत की इकलौती ऐसी जगह होती है द्वार समुद्र, जिसको मलिक काफूर नहीं जीत पाता। तो यही से क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति की कौन सी ऐसी इकलौती राज्य था या कुछ भी राज्य था जिसको ये नहीं जीत पाया था। ठीक है, कौन सी ऐसी रियासत थी जिसको ये नहीं जीत पाया था? तो ये द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। XYZ बहुत सारे कारण थे। और उसके बाद जब ये द्वार समुद्र को नहीं जीत पाता तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पे आता है नीचे, और उस समय इस जगह का नाम था मदुरै। क्या नाम था? मदुरै। और मदुरै को भी ये जीत लेता है। तो देखो, इनका यहां से लेके यहां तक पूरा शासन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो पूरे भारत पे अगर सबसे पहले कोई कंट्रोल करता है तो वो कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। पूरा दिल्ली से बैठा हुआ है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु मदुरै तक को वो जीत चुका है। वारंगल, देवगिरी, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, चंदेरी, सबको जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, तुरंत मृत्यु के बाद, यहाँ के कुछ राजा दोबारा छटपटाने लगते हैं और दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आके दोबारा इन सबको ठिकाने लगाता है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई उत्तर भारत का सुल्तान जो दक्षिण भारत तक अपने अभियानों को जारी रखता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। और वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो भारत में अच्छे से पैर जमा लेता है, उसकी आर्मी बहुत बड़ी होती है, उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब आर्मी बड़ी है, इनकम अच्छी है, तो आप कहीं भी एकदम जाके युद्ध लड़ सकते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कर पाया। तो ये थी इसकी युद्ध नीति। ठीक है, इसकी युद्ध नीति हमें पता होनी चाहिए। क्या? 1297 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में मेवाड़, फिर दोबारा इसी बीच में क्या जीत लिया था? मालवा भी जीत लिया था। फिर 1306 से 1307 में देवगिरी जाता है और रायकरण को हराता है। 1309 में जाके वारंगल को जीत लेता है। 1310 में द्वार समुद्र जाता है, लेकिन द्वार समुद्र को जीत नहीं पाता। 1311 में मदुरै जीत जाता है। ये मलिक काफूर के अभियान है सारे के सारे। नहीं, ये यहां तक तो अलाउद्दीन खिलजी के, और यहां से यहां तक मलिक काफूर के सारे अभियान है। तो देखिए, मलिक काफूर इसलिए तो इतना बहादुर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि दक्षिण भारत को कौन जीत लेता है? मलिक काफूर। ठीक है, तो ये इसके थे सारे युद्ध अभियान। तो युद्ध अभियान तो हो गए। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो हमें पढ़नी है। एक बार मैं इसके युद्धों को आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से रिवीजन करने में मदद मिले। देखो, सबसे पहले 1297 में गुजरात जीतता है। ठीक है, और गुजरात के उस समय राजा होते हैं कर्णदेव। लेकिन कर्णदेव का जो सेनापति होता है चंद्रराम, वो लड़ता है और हार जाता है। ठीक है, 1301 में अलाउद्दीन अटैक करता है रणथंभौर पे, और रणथंभौर के उस समय राजा होते हैं हमीरदेव। हमीरदेव इसमें साका करके हारे जाते हैं। 1303 में अलाउद्दीन अटैक करता है मेवाड़, और मेवाड़ के उस समय राजपूत होते हैं रतन सिंह। रतन सिंह भी इसमें हार जाते हैं। ठीक है, फिर मलिक काफूर 1306 से 1307 के बीच में आता है। किस किस को हराता है? रायकरण को, और रायकरण के साथ रामचंद्र देव भले हार जाते हैं, लेकिन इनको बहुत ही पुरस्कारित किया जाता है।
1309 में जाता है वारंगल, और वारंगल से प्रताप रुद्रदेव इसके सामने घुटने टेक देते हैं, प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव ही कोहिनूर का हीरा इनको समर्पित कर देते हैं। 1310 में इसके जस्ट अगले साल ये जाता है द्वार समुद्र, जो आज का केरल कर्नाटक है, लेकिन उसको जीत ये नहीं पाता। और 1311 में मलिक काफूर दक्षिण भारत का अंतिम अभियान करता है, जहां पर वो मथुरा को भी जीत लेता है। ये तो देखो, इससे क्या पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक समाज विस्तारक नेता था, वो अपने समाज को विस्तार करना चाहता था, तभी तो वो दक्षिण भारत तक गया, वरना पैसा तो उत्तर भारत से ही इतना आ रहा था, गुजरात मालवा से ही इतना आ रहा था कि वो नहीं जाता। लेकिन उसकी नीति क्लियर थी कि मेरे को बड़े से बड़े साम्राज्य स्थापित करना है। इससे पता चलता है, देखो वो दक्षिण भारत के अंतिम बिंदु तक गया। ठीक है, ये थी उसकी युद्ध नीति। पॉज करके लिख लिया करो, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम और समझते हैं कि वो इतना महान शासक क्यों हो पाया। देखो, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, जलालुद्दीन खिलजी को मार के बैठा था वो, तो जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत उदारवादी थे, जो जनता के हिसाब से शासन करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जनता के हिसाब से शासन करने वाला शासक नहीं था। वो मारकाट पे बिलीव रखता था। वो बोलता था कि भाई जनता के सामने डर होना चाहिए शासक का, कि सामने वाला अगर हमारा विरोध करे तो करता हुआ घबराए। अगर तुम जनता से ज्यादा घुलमल जाओगे तो कल को जनता तुम्हारा विरोध कर देगी। पता चला परसों को तुम्हारे कंधे में हाथ डाल के चलने लगे, हाँ अलाउद्दीन खिलजी और बता। भाई सीधी बात है, आप किसी से डेली बात करोगे तो आप उसके करीबी बन जाओगे। अब उसके करीबी मत बन जाना जिसके सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि भाई मेरे को डेली क्या कहते हैं जाके मिलने की जरूरत नहीं है किसी से, मेरे को शासन बहुत कठोर रखना पड़ेगा। और शासन कठोर रखने के लिए इसने बहुत अच्छी अच्छी नीति बनाई। आज देखो, आज हम देखते हैं कि सब हर कोई भी हम प्राइस लेते हैं तो आज एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। पूरे भारत में अगर सबसे पहले चीजों का मूल्य को नियंत्रण किसी ने किया, किसी के प्राइस को फिक्स किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे पहले हम समझते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मतलब मूल्य को नियंत्रण करने की प्रणाली, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज के रेट को फिक्स कर देंगे। इससे पहले होता क्या था, मान के चलो आज मैं यहां से दुकान से मैगी का पैकेट लेने गया 10 रुपए का, दूसरी दुकान से लेने गया 100 रुपए का, तीसरी दुकान से लेने गया 500 रुपए का, चौथी दुकान से लेने गया फ्री में। तो कहीं पे भी मूल्य फिक्स है नहीं। अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी चीज का कोई रेट ही फिक्स नहीं था, कितने कुछ भी दे दो, कुछ भी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला यार ऐसे कैसे बात चलेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने सारी चीजों के रेट फिक्स करे, सारी चीजों के रेट फिक्स करे, जिसको क्या बोला गया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मतलब एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम सारी चीजों के रेट को नियंत्रण करेंगे, अपने काबू में लाएंगे। और इसलिए इसने 3 तरह के बाजार बनाए। 3 तरह के क्या बनाए, बाजार। एक बाजार में हुआ करता था कपड़ा उद्योग, जिसमें सिर्फ बिकेगा कपड़ा। ठीक है, एक बाजार हुआ करता था अन्नागढ़, या अन्न के लिए सीधा अन्न लिख दो, अन्न के लिए गेहूं चावलों के लिए, वहां पर सिर्फ गेहूं चावल हुआ करते थे, है ना। और तीसरा बाजार हुआ करता था मवेशियों के लिए, मवेशी हो गए, ठीक है, गुलामों की जहां पर बिक्री हुआ करती थी, या घोड़ों की या हाथियों की। इसने 3 तरह के बाजार बनाए, 3 तरह के बाजार बनाए। एक बाजार होता था जिसमें सिर्फ कपड़ा बिकता था, एक बाजार होता था जिसमें अन्न बिका करते थे, और एक में मवेशी, गुलाम, लड़के लड़की, घोड़े, हाथी बिका करते थे। और तो और जहां पर ये बेचे जाया करते थे वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जासूस बनाए। क्या बनाए, जासूस। और जासूसों को जिम्मेदारी दी गई कि आप आम नागरिक बन के जाओ और देखो क्या सारे लोग, पता चला आपने रूल एंड ऑर्डर बना दिया, मान के चलिए आपने कोई लॉ एंड ऑर्डर बना लिया। आपके लॉ एंड ऑर्डर बनाने का क्या जब तक फायदा, जब तक वो प्रोसेस में ना आए। आप कितने ही रूल बिठा के बनाते रहो, जब तक वो बाजार वाले लोग अप्लाई नहीं करेंगे आपके रूल बनाने का क्या फायदा। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले रूल बनाता था, फिर उसके बाद एक टीम बनाता था, तो जाके देखती थी कि बाजार में उन रूल को इंप्लीमेंट किया भी जा रहा है या नहीं। और जो देखा जाता था नहीं कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी उनको कड़ी से कड़ी सजाएं देता था। ऐसी सजाएं देता था कि मिसाल कायम होती थी कि सामने वाला दूसरा बंदा अलाउद्दीन खिलजी के हुक्म को ना मानने से घबराए। ठीक है, ऐसी तो वो क्या करता था, कोई भी अगर चेंज करता था तो पहले जासूस बना दिया करता था।
इन जासूसों की जिम्मेदारी होती थी कि आप गुप्त तरीके से जाओ बाजार में और देखो सब लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं। पता चला वहां पे 1 मीटर कपड़ा एक दे रहा है 10 रुपए का, दूसरा दे रहा है 20 रुपए का, तीसरा दे रहा है 40 रुपए का। जितना मैंने फिक्स कराया उतने के जो दे रहा है उन्हें तो रहने दो, बाकी सबको बांध के ले आओ, बाकी सबको बांध के ले आओ मेरे पास, मैं देख लूंगा सबको। तो ये सबसे पहले अगर एमआरपी भारत में किसी ने फिक्स किया वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। समझे? तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए। अब देखिए इसके बचपन के बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ो। इसका नाम था पहले अली गुरसब। क्या नाम था इसका? अली गुरसब। ठीक है, इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी बोला। क्या बोला? सिकंदर ए सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर। अगर आप एंशिएंट भारत पढ़ेंगे तो सिकंदर ने एक्चुअली काम क्या किया था? सिकंदर ने काम किया था कि पूरी दुनिया को जीत लिया था। तो जैसे सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत को जीता, इसलिए इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर बोला। एक तो मुझे भारत के लोगों की ये समझ नहीं आती है, नामकरण में कितना मजा आता है। नाम उसका अलेक्जेंडर है और कहते उसको सिकंदर है। आप कहीं दूसरे देश में जाके सिकंदर बोलेंगे ना तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा बात किसकी चल रही है। आपने देखा होगा पूरे पश्चिमी जगत के सबसे महान फिलोसफर हुए सॉक्रेटिस, भारत में उनका नामकरण करके उनको रख दिया क्या? सुकरात। सुकरात, अगर सॉक्रेटिस के अगर हम देखेंगे चेले हुए वो कौन हुए? प्लेटो। भारत में प्लेटो का नाम रख दिया अफलातून। अफलातून के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था? एरिस्टोटल। भारत में उनका नाम रख दिया अरस्तु। अरस्तु का जो चेला था वो था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का नाम भारत में रख दिया सिकंदर। सबने भारत ने अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने नाम रख लिए। वो तो ठीक है इनके नाम सोनू मोनू ना रखे, पता चला अलेक्जेंडर वेलेक्जेंडर गांव की ताई से बोलो तो जाएगा ना किसी अम्मा वम्मा से, अलेक्जेंडर को सोनू कह रहे हैं आज से, कर लो क्या करो। हो सकता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करा। तो सिकंदर ए सानी बोला अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को, मतलब मैं पूरे, जैसे सिकंदर ने पूरा संसार जीत लिया था, पूरी दुनिया जीत ली थी, ऐसे मैंने पूरे भारत को जीत लिया है। इसलिए इसने अपने आप को क्या बोला? सिकंदर ए सानी। ये पूछा जाता है कई बार, सिकंदर ए सानी की इसने अपने आप को क्या दी थी? उपाधि। अब देखो इसने बनवाया क्या क्या? अलाई मीनार बनवाई है। क्या क्या बनवाया? एक अलाई मीनार और एक अलाई द्वार। अलाई द्वार, देखो इनके बारे में समझो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, ये सेम कुतुब मीनार जैसी एक मीनार बनवाना चाहता था। अब मीनार अगर तुझे बनवानी है, मान के चलो मुझे कपड़ा सिलवाना है, तो मैं बाल काटने वाले के पास जाऊंगा या टेलर के पास जाऊंगा? टेलर के पास जाऊंगा, उसके टेलर के पास जाऊंगा ना अगर कपड़ा सिलवाना है तो अगर तुम कोई मीनार बनवा रहे हो तो मीनार ऐसी बनवाओगे ना जिसने पहले से मीनार बनाई हो, जो चिनाई का काम करता हो, या पकड़ लाओगे जो खेती कर रहा है उसे। इसका इंजीनियर इतना बेकार निकला। अगर आपको कोई ऊंची इमारत बनानी है तो नीचे उसका बेस अच्छा लेके चलना पड़ेगा। इसका इंजीनियर इतना छपरी, बेस अच्छा ना लेके चला, ऊपर को खड़ी ना हो पाई, तो बेचारे की अलाई मीनार अधूरी रह गई। तो लेकिन वो अलाई मीनार आज भी है। तो अलाई मीनार पूरी कुतुब मीनार जैसी एक मीनार बनवाना चाहता था जिसका नाम अलाई मीनार है, लेकिन वो सेम उसके जैसी नहीं बन पाई थी। ठीक है, और दूसरा अलाई द्वार, हमने पढ़ा भारत में सबसे पहली मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। उस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास उसने एक एंट्री गेट बनवाया जिसको क्या बोला गया? अलाई द्वार। ऐसे होते हैं, हम आगे देखेंगे कि ये दिल्ली का जो लाल किला था उसके अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई। होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बने बनाए किलों के अंदर भी मस्जिदों का निर्माण या गेटों का निर्माण कर दिया जाता है। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हम लेक्चर सेकंड में उसको डिस्कस कर चुके हैं। और उस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के सामने जो द्वार जो बनवाया, गेट, वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये इसके बारे में मोटी मोटी बातें याद रखना। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पहले समय से जानता था कि अगर सबसे ज्यादा उथल पुथल पैदा कर रखी है समाज में तो वो कर रखी है अमीरों ने। जो अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे वो आसानी से किसी भी शासक का विरोध कर दिया करते थे। हमने रजे सुल्तान के टाइम में भी देखा, हमने पीछे पढ़ा, उससे पहले इल्तुतमिश के बाद तुम देखोगे बलबन ने आके सरदारी तुर्कों को इनको खत्म किया था। लेकिन इसके अलाउद्दीन खिलजी के समय तक आते आते फिर दोबारा अमीर लोग पावर में आने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। सबसे पहले इसने क्या करा? अमीरों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। अमीरों के मिलने पर इसने क्या लगा दी? पाबंदी। इसका कारण क्या था? अमीर लोग आपस में मिलते थे, घुसपुस करते थे
और प्लानिंग बना लेते थे किसी के भी खिलाफ। अलाउद्दीन को लगा जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो प्लानिंग करेंगे ही नहीं, प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो मेरे को खतरा ही नहीं, इसलिए उसने अमीरों को मिलने से ही मना कर दिया कि आप आपस में मिलोगे ही नहीं। और भाई सुल्तान का ऑर्डर है, राजतंत्र चलता था, राजाशाही हुआ करता था, तो राजा ने जो बोल दिया समझ लो वही उसूल वही संविधान, तो अमीरों को मानना पड़ता था। मद्यपान पर पूरी तरह, मद्यपान और शराब, मद्यपान समझते हो, अरे कुबेर बनाया रख लेते हैं ना ऐसे, कुबेर, मद्यपान, शराब, पूरी तरह रोक लगा दी। अगर हम बलबन को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं बलबन क्योंकि चारों तरफ खतरों से घिरा हुआ था, क्योंकि वो उसने सत्ता आके हड़पी थी तो उसे अपने आसपास के बहुत विरोधियों से खतरा था, इसलिए बलबन ने शराब पीनी छोड़ दी थी। पता चला किसी दिन नशे में, और नशे में पीता पीता आएगा कोई और मार के चला जाएगा, तो अपने सत्ता बचाने के लिए बलबन ने दारू पीनी छोड़ दी थी। अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, वहां पे एक रणमल नाम का राजा हुआ था, बड़ा ही बहादुर, बहारवली ने दारू पिलवा के मरवा दिया था उसको। सॉरी एक मिनट, है ना, बलबन ने क्या करवा दिया था उसको, शराब पी के मरवा दिया था रणमल को। तो ऐसे ये जानता था कि शराब पी के उल्टे सीधे काम होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह शराब ही बंद करवा दी। क्या करवा दिया, ये पूरी तरह बंद। ठीक है। दूसरा, ये अमीर लोग अगर अपनी बेटी की कहीं शादी करेंगे, इसने अमीरों को, जो उनकी बेटियां हुआ करती थी, पहले अमीर लोग होते थे ना, अमीर लोग क्योंकि उन पे पैसा बहुत था, तो वो क्या करते थे, राजा महाराजाओं के यहां अपनी बेटियों की शादी कर देते थे। अब मान के चलो मेरे पे बहुत पैसा है, मैंने किसी राजा के यहां अपनी बेटी की शादी कर दी, तो उस राजा से मेरे संबंध हो गए, रिलेशनशिप तो हो ही गई। अब मैं उस राजा के साथ मिलकर हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक कर दूं। तो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि आज के बाद से अगर मैं इनकी बेटियों की शादी करने पर इधर उधर पाबंदी लगा दूं तो ये किसी बड़े लोग के साथ उठ बैठ भी नहीं पाएंगे। तो उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने खैर पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन उसने बोला कि अगर आज के बाद कोई भी कुलीन वर्ग का लोग, अमीर वर्ग का लोग अपनी बेटी की शादी करेगा तो पहले मुझसे पूछेगा। उसने अपनी अनुमति मैंडेटरी कर दी कि तुम्हें मेरी अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो शादी जब भी अमीर वर्ग के लोग करते थे, ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है, सो दैट वो अपना एक रुतबा बना सके, एक रौब बना सके, अपनी एक पोजीशन बना सके। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी इतना महान शासक हुआ, क्योंकि उसने सबको ऊपर वो डोमिनेंट हो गया, सबको उसने अपने सामने रिसेसिव कर दिया था। और एक राजा की पहचान ये होती है कि उसके सामने इंसान की पैंट गीली हो जाए खड़ा हो तो, और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे ही करा। अच्छा, जो गरीब होते थे इनके त्योहारों पर बैन लगा दिया। अब देखो भारत में दिक्कत क्या है, हर तीसरे दिन तो छुट्टी त्योहार है भारत में, हर तीसरे दिन, कभी मावस है, कभी पूर्णिमा है, कभी गंगा स्नान, कभी गुरु नानक जयंती, कभी रिपब्लिक डे, कभी गांधी जयंती, कभी दिवाली, कभी होली, कभी रक्षाबंधन, कभी भैया दूज। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा आधी आर्मी तो मेरी दिवाली मनाती रहे साल भर, आधी दिवाली मनाती रहे, आधी की बीवी भाग गई, आधी की कोई भाग गया, कोई भाग गया, किसी की बहू घुसिया के यहाँ नगरी, किसी की बकरी भाग गई। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि रोज तो मेरी आधी आर्मी छुट्टी पे रहती है कि आज हमारा ये त्योहार है, ये त्योहार है। उसने गरीबों के सारे, लगभग बहुत सारे त्योहारों को मनवाना बंद कर दिया। ये चुपचाप काम करो, चलो आए दिन तुम राखी बांध रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सारे त्योहार अलाउद्दीन खिलजी ने गरीबों को मनवाने बंद कर दिए थे। उल्टा सीधा खर्चा करते हैं, 50 रुपए की राखी खरीद कर लाएगा, मिठाई का डिब्बा लेकर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, काम कर चल। तो इसने बहुत सारे गरीबों के त्योहारों को भी मनाना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ये सारी नीति थी इसकी। इन सारे तरीकों से इसने क्या करा, शासन किया। अब देखो इसने सैन्य सुधार क्या क्या करे। सैन्य सुधार करने भी तो बहुत जरूरी थे। सैन्य सुधारों के लिए सबसे पहले, इससे पहले तक जितने भी सुल्तान हुए, चाहे वो ये क्या कहते हैं जलालुद्दीन तुगलक हुआ, चाहे पूरा गुलाम वंश हुआ, वो अपने सारे कारीगरों को, सारे सेनापतियों को काम के बदले क्या करते थे, जमीन। काम के बदले क्या देते थे, जमीन। लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या थी कि जैसे मान के चलिए मैं राजा हूं, मेरी बहुत बड़ी आर्मी है, उसमें सेनापति है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबको मैं हर महीने जमीन दे रहा हूं। अरे तो मेरी जमीन तो घट रही है हर महीने। एक समय ऐसा आता था राजा पे जमीन घट जाती थी, बाकी पे जमीन बढ़ जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कमी को समझा। उसने बोला मैं सबको जमीन बांटूंगा तो मेरा पैसा घट जाएगा। तो उसने अब जमीन के बदले, काम के बदले जमीन देनी बंद कर दी, और काम के बदले तुम्हें मिले करेगा पैसा। जैसे आज हम करते हैं काम, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें उसके बदले मंथली सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है। ऐसी काम के बदले सैलरी देना शुरू करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, जबकि उससे पहले क्या मिला करती थी, जमीन।
तो जमीन जो मिला करती थी उसको बोलते थे इक्तादारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी व्यवस्था का मतलब था कि भैया काम के बदले जमीन। इस इक्तादारी व्यवस्था को खत्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों कर दिया? क्योंकि एक समय बाद भैया अधिकारियों पे ज्यादा जमीन हो जाती थी, राजा की जमीन घट जाया करती थी। जमीन हुआ करती थी उस समय सैलरी के ओहदे के हिसाब से। सेनापति तो बहुत बड़ी पोस्ट, तो उसको ज्यादा जमीन मिलेगी एक महीने की। अब सोचो 10 साल उसने काम कर लिया, हर महीने उसे इतनी बड़ी जमीन मिल रही है, 10 साल बाद वो कितनी बड़ी जमीन का मालिक हो जाएगा। और राजा पे कुछ बचेगी नहीं, क्योंकि राजा सबको जमीन बांटता फिर रहा है। इसलिए उसने इक्तादारी व्यवस्था को खत्म कर दिया और नगद वेतन देना शुरू किया। सैलरी देना शुरू किया। लेकिन ये जो सैलरी जो देता था ना, वो देता था ईयरली, साल में। आपने देखा होगा यहाँ मजदूर है, 2 दिन काम करेगा, 2 दिन के पैसे तो ले लेगा, तीसरे दिन के एडवांस मांगने लगेगा कि सर जी कल को आ जाएंगे, लाओ सैलरी को तो दे दो। देखा होगा आपने, यहाँ पे मजदूर 1 दिन काम करे तुरंत सैलरी ले लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला दूं तुम्हें सैलरी, काम करो पहले 1 साल। और 1 साल काम करवाता था, तब उनको क्या देता था? सैलरी। समझे? तो सबसे पहले नगद वेतन देना जो शुरू किया वो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। अब इसने देखा इससे पहले सारी सरकारी जमीन तो राजा बांट चुके हैं सेना सारे अधिकारियों को, वो सारी जमीन वापस कैसे ली जाए? तो इसने सारी जमीन की गणना कराई दोबारा, सारी जमीन की दोबारा पैमाइश कराई, नपाई कराई, सारी की सारी जमीन की नपाई कराई। और जितनी भी ऐसी जमीन थी जो इन अधिकारियों ने फ्री में ले रखी थी, उनसे वो ले ली और उस सारी जमीन को सरकारी जमीन में बदल दिया गया। कैसी जमीन में? सरकारी जमीन। और सरकारी जमीन को उस समय बोला जाता था खालसा। क्या बोला जाता था? खालसा। ये सारे महत्वपूर्ण कदम है अलाउद्दीन खिलजी की, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी क्या नीतियां रही कि वो भारत का इतना अच्छा सुल्तान रहा। कारण आपको ये बताने पड़ेंगे कि उसने ये सुधार किए। आप इमेजिन कीजिए, आप हर महीने किसी को जमीन दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक समय बाद आपकी जमीन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? नगद वेतन दिया। अमीर ज्यादातर विद्रोह करते थे तो अमीरों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शराब काम बिगाड़ रही थी, शराब तो आज भी काम बिगाड़ती है, शराब पर पाबंदी लगा दी। गरीब हर तीसरे दिन छुट्टी लेकर भाग जाया करता था, उनके त्योहारों पे बैन लगा दिया। सरकारी जमीन घाटे में जा रही थी, सरकारी जमीन बढ़ा दी, मतलब सबसे ले ली और उसको खालसा की पैमाइश कर दी। और तो और उस समय सबसे बड़े उस समय एक मौलाना थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड थी और ये बहुत बड़े ओहदे पे थे। ये पिछले बहुत समय से पैसा लेते आ रहे थे, बहुत सारा जमीन तो, क्योंकि उस समय जमीन मिला करती थी, इन पर बहुत जमीन इकट्ठी हो गई। और ये बहुत बड़े धर्मगुरु थे उस समय मुस्लिम के। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। और धर्मगुरु से तो ना तो तुम तब पंगा ले सकते थे ना आज की ये जितने भी ये शिव पुराण महापुराण करते घूम रहे हैं, इनके बारे में कुछ बोल के तो देखो, जनता तुम्हें उठा के फेंक देगी। जबकि रियलिटी वो पागल बना रहे हैं। अब तुम 4-4 घंटे बिठा के कथा सुना रहे हो, 4 घंटे इंसान से बोलो काम करे, कुछ तो सीखेगा। लेकिन भैया भारत है, कुछ बोलोगे तो पकड़ के तुम्हें मारेंगे। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। धर्मगुरु थे मुस्लिमों के, अच्छी खासी मुस्लिम जनता के भाई होते पूरे आइडियल। जैसे आज शाहरुख खान के पीछे जनता पागल है, उस समय मुस्लिम लोग इनके पीछे पागल थे। इन पर बहुत सारी जमीन थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला चाचा बहुत दिन हो गए, जितनी भी जमीन है सारे कागज तैयार कर लो, कागज चाहिए सारे मुझे। निजामुद्दीन औलिया ने बोला अच्छा जानता नहीं है कितनी जनता का सपोर्ट है मेरे को। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला सपोर्ट चाचा कुछ भी होगा, हम सुल्तान है, जमीन चाहिए मेरे को। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि मेरे घर में 9 दरवाजे हैं। ये मिलता है, इतिहासकार अमीर खुसरो बहुत अच्छे से इसका वर्णन करता है। अमीर खुसरो लिखता है अपनी किताब में कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से जमीन का ब्यौरा मांगा तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला मेरे घर में 9 दरवाजे हैं, अगर तू किसी एक से घुसेगा तो मेरे जाने के लिए 8 दरवाजे खुले हुए हैं। किन्हीं भी 8 से मैं रफा दफा हो जाऊंगा, कर ले क्या करेगा। ऊपर से निजामुद्दीन औलिया ने जनता को भड़का दिया कि देखो तुम्हारा सुल्तान ऐसा है, मेरी नहीं मान रहा, ये है वो है। जनता ने विरोध कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारियों ने समझाया कि इनसे पंगा मत लीजिए, ये धर्मगुरु हैं, उल्टी सीधी बात चढ़ा के जनता को भड़का देंगे, आपका शासन खतरे में पड़ जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला चाचा चलो कोई बात नहीं, तुम मजे लो। समझे? तो निजामुद्दीन औलिया का सबसे पहले जिक्र कहां आता है? यहां पर आता है। ठीक है। ये सारे सुधार हैं। सैन्य सुधार मैंने बताया, सैन्य सुधार में उसने लोगों को क्या देना शुरू करा? नगद वेतन। साथ के साथ सैन्य सुधार उसने एक बहुत बड़ा किया।
उसने एक परंपरा चलाई जिसको बोलते हैं, इसको मिटा दूं, ज्यादा खिचड़ी हो रही है, ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। उसने साथ के साथ घोड़े दागने की, क्या दागने की, घोड़े दागने की प्रथा चलाई। घोड़े दागने का मतलब समझते हो, आपने देखा होगा आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, गाय जितनी भी ऐसी घूमती रहती है उनके कान पे एक टैग लगा देती है, सो दैट उससे पता चल जाए कि ये गाय सरकारी है। ऐसी उस समय सेनापति पता है क्या होते थे, सेनापति घोड़े को उलटफेर कर दिया करते थे। जो शाही घोड़े होते थे उनको इधर उधर बेच दिया महंगे दामों पे, दिखा दिया सर जी इतने में मिले हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सारे घोड़ों पे टैग लगाना शुरू कर दिया कि कौन सा घोड़ा शाही होगा, कौन सा सेनापति पे होगा, कौन इक्तादार रखेगा, कौन सेना रखेगी, कैसे घोड़े कैसे होंगे। उसने सारे घोड़ों को एक निशान लगा दिया कि जिससे देखते ही पता चल जाए कि ये घोड़ा यहाँ का है। जैसे आज सारे देशों का अपना झंडा होता है, झंडा देखते ही पता चल जाता है कि झंडा इस देश का है, ऐसे उसने घोड़ों पे मोहर लगवानी शुरू कर दी, सो दैट उसको घोड़ा देख के ही पता चल जाए कि किसका घोड़ा है, किसी सेनापति का है, किसी नॉर्मल सैनिक का है, कोई राजशाही घोड़ा है, कोई राजा बैठता है, कोई रानी बैठती है। सारे घोड़े दागने की परंपरा जो इसने चलवाई थी ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि इससे घोड़ों का उलटफेर रुक गया। मान के चलो आपने शाही घोड़े ले लिए, शाही घोड़े महंगे आते थे, ठीक है, किसी को चुरा लिया और लड़ गए कि मेरे ये, तो मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मोहर लगने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि ये मेरे, क्योंकि उन पे मोहर लगी, इसका मतलब वो शाही है, आपके है ही नहीं। और शाही घोड़े खरीदने का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार होता था वो किसको होता था, राजा को हो सकता था, आम पब्लिक खरीद नहीं सकती थी, और आम पब्लिक पे इतना पैसा भी नहीं होता था, ठीक है। तो ये सारे उसके काम हैं जो उसने करे। सबसे पहले सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा मतलब सैनिकों की ड्रेस। आज हर देश के आर्मी की अपनी अपनी ड्रेस होती है, नहीं होती है? सारी आर्मी की देखो, इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, सबकी अपनी अलग अलग ड्रेस है। तो भारत में सबसे पहले अगर आर्मी की ड्रेस किसी ने बनाई तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सारे इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम्स में आप लिखेंगे तो आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्स में एज इट इज लिखनी है, जैसे मैं बता रहा हूं। ये इसके सारे काम थे जिनकी वजह से अलाउद्दीन इतना महान शासकों में गिना जाता है, ठीक है। अब देखिए और तो और इसने इसके टैक्स प्रणाली देखो, इसने टैक्स कैसे कैसे लगाए, टैक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके समय में 6 टैक्स बड़े नाम कर रहे थे। इसकी टैक्स प्रणाली समझते हैं कि कैसे कैसे टैक्स लिया करता था अपनी जनता से। देखो एक तो जजिया था ही, जो बहुत समय से चल रहा था। कौन लगा के गया था इसको, कमेंट में बताना, जजिया को कौन लगा के गया। दूसरा हुआ करता था जकात, एक हुआ करता था खरात, एक हुआ करता था खुम्स, एक घरी और एक चरी। ये 6 टैक्स हुआ करते थे मेनली। ये 6 टैक्स हुआ करते थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए जाया करते थे। जजिया कर हम जानते हैं किन से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से। किससे, गैर मुस्लिमों से। कैसा करता, ये एक सुरक्षात्मक करता टैक्स था जो सुरक्षा के लिए गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जो जकात था वो मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे, मुस्लिमों से। और मुस्लिमों की आय पर लगता था। ये तो एक तरीके से इनकम टैक्स कह सकते हैं, आय पर। किस पर लगता था, आय पर। तो एक तरीके से ये क्या था, मुस्लिमों की इनकम पर जो टैक्स लगता था वो कौन सा था, जकात। ये किसके समय की बात है, अलाउद्दीन खिलजी। खरात, खरात देखो, खरात लगा करता था मुस्लिमों की जमीन पर। जमीन का मतलब समझते हो, जो बड़े बड़े अमीर मुस्लिम थे, शाही मुस्लिम थे, कुलीन मुस्लिम थे बड़े बड़े, उन पर बहुत जमीन थी जिसमें खेती हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला इतनी जमीन है तो लाओ भाई टैक्स दो। तो उनसे जो टैक्स लिया जाता, देखो मुस्लिमों पर 2 तरीके के टैक्स लग रहे हैं। एक लग रहा है उनकी आय पर, इनकम पर। तो जो इनकम पर टैक्स लग रहा है उसको क्या बोला गया, जकात। और एक लग रहा है उनकी जमीन पर, हाउस टैक्स नहीं। हाउस टैक्स तो होता है जहां आपका घर बना है, ठीक है। एक टैक्स होता है जमीन पे लगने वाला, जो आपकी खेती की भूमि है। जो खेती की भूमि पर जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे, खरात। अच्छा, खुम्स लगता था लूटी हुई राशि पर। देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय लूट बहुत हुआ करती थी, क्योंकि मुस्लिम थे। इनके सैनिक जब मर्जी दारू वारू पी के और लूटने चले जाया करते थे। अब आप बोलोगे दारू पे तो बैन लगा दिया था, बिहार में भी तो बैन है, बैन है ना बिहार में भी, लेकिन पी जाती है ना। तो भारत है, इलाज हर चीज का है यहाँ पे, ठीक है। आप कितनी बैन क्यों ना लगा लो। देखो दिवाली में भारत सरकार ने बम थोड़े बैन लगाए, तो हर जगह दुनल्ली चल रही है, बैड बैड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब रोड सी बनवा के घूमे और किसी के कान पे ले जाके मार दी।
तो भारत है इलाज तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सैनिक जब मर्जी जाके कहीं भी कुछ भी लूट लिया करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी सब जानता था। देखो जैसे आज का पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम सब जानता है कौन से एरिया का कौन चोर है। आप एक बार जाके बोलेंगे मेरे मोहल्ले में चोरी हुई है, वो जाएगा और तुरंत चोर को पकड़ लेगा, क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं, इनका डेली का काम है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी जानता था कि मेरे आसपास कौन लुटेरे हैं, तो उसने सारे लुटेरों पर एक टैक्स लगा दिया था कि भैया देखो आज के बाद जितनी भी धन लूटोगे या तो मरोगे मुझसे, या चुपचाप जितना लूटोगे उसमें से मुझे टैक्स दे देना। तो जो लूटी हुई धनराशि पर टैक्स लगता था उसको बोलते थे खुम्स। ये 4 मेन तरीके के टैक्स है, एक जजिया, एक जकात, एक खरात और एक खुम्स। चारों समझ आ गए। घर ही लगता था घर पर, ये एक तरीके से था हाउस टैक्स। आज भी होता है ना हाउस टैक्स, पहले भी हाउस टैक्स होता था, ये सब पे लगता था। तो उस समय जो हाउस टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे, घरी। और चरी लगता था चरागाह पर, मतलब ऐसे लोग जो चरागाह हुआ करते थे, जैसे बहुत सारी बकरी पाल ली, घोड़े पाल लिए, तो वो घास वगैरह खाएंगे, तो ऐसे चरागाह पर ये जो टैक्स लगता था वो कौन सा टैक्स लगता था, चरी। ये 6 तरीके के मेन टैक्स थे अलाउद्दीन खिलजी के समय के, जो पूछे जाते हैं। जजिया तो बहुत पहले से आ गए, लेकिन जकात, खरात, खुम्स, घरी, चरी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की ये मेन सारे टैक्स हैं। ठीक है, इनको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखो करते करते अब अलाउद्दीन खिलजी खुदा का बंदा तो है नहीं जो आजीवन आबाद रहेगा। अब धीरे धीरे भैया अलाउद्दीन खिलजी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई, बूढ़ा होने लगा। अब जब बूढ़ा होने लगा तो मरना तय था। तो हुआ क्या, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, ठीक है, तो इसके जितने एक बेटा था इसका खिजर खां, जो वहां चला गया था, वो इतना नहीं था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो गद्दी संभाली वो संभाली कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब देखो ये कितना सर फिरा था। ये 1316 से 1320 4 साल ये खिलजी वंश का अंतिम राजा रहा। लड़की के कपड़े पहन के दरबार में आ जाया करता था, और कुछ ना मिला था तो उघारे ही आ जाया था, नंगा। सच में मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल उघारे, लड़की के कपड़े पहन के, कभी ब्लाउज, कभी साड़ी, कभी लिपस्टिक, कभी मेकअप लगा के, और राजा था और लड़की की वेशभूषा में राजगद्दी पर बैठने आ जाया करता था। और किसी की मजाल नहीं जो सवाल उठा दे। भाई कैसे सवाल उठा दोगे, सुल्तान है। ठीक है, अच्छा इस खैर बहादुर तो ये भी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मरते के साथ ही दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो मर गया। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के तुरंत बाद दक्षिण भारत के जितने भी राजाओं ने इससे जाके हाथ मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी से, उन्होंने सबने दोबारा से सारी शर्तों को तोड़ दिया और दोबारा से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये बात पता चली कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को कि कभी तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था और अब दगाबाजी कर रहे हैं। ये भेजता है मलिक काफूर को दोबारा, और मलिक काफूर दोबारा जाके सारे दक्षिण भारत को एक बार और जीतता है। ठीक है, जो इनसे पीछे बेईमानी करते हैं मलिक काफूर जाके दोबारा जीत लेता है। लेकिन ये इतना पागल, देखो मैंने तुम्हें बताया मुस्लिम जब शपथ लेते थे, डिग्री होती थी, खिलत होती थी ना, खिलत की डिग्री हुआ करती थी जो राजा लिया करते थे। इसने खिलत की डिग्री नहीं ली, इसने बोला सब बेकार है, डिग्री सिग्री राजा हूं मैं। और तो और राजा होने के बाद लड़की को ड्रेस पहन के आ जाया करता था। कहता था जब रजिया सुल्तान राजा की ड्रेस पहन के आ सकती है तो मैं लड़की को ड्रेस पहन के क्यों नहीं आ सकता। तो ये आ जाया करता था। ठीक है, बहुत ही बकलोल राजा, बस की इसके कुछ था नहीं। इसके समय इसका एक बहुत ही भरोसेमंद गुलाम था, बहुत ही भरोसेमंद गुलाम, जिसका नाम था खुसरो मलिक। क्या नाम था, खुसरो मलिक। अब देखो कहीं कहीं इसका नाम खुसरो मलिक मिल जाता है, कहीं कहीं इसका नाम मिल जाता है खुसरो खान। क्या नाम मिल जाता है, खुसरो खान। दोनों ये एक ही है। ठीक है, दो नाम मिलते हैं इसके। 1320 तक आते आते खुसरो खान अच्छा खासा पावरफुल हो जाता है, और मुबारक शाह खिलजी तो अपने करतूतों की वजह से बिल्कुल बेकार, शराब पी रहा है दबा के, कुछ पता ही नहीं है। एक दिन मौका देख के खुसरो मलिक, यार मैंने आज फिर मलिका लिख दिया है, लग रहा है हमारा ही करानी पर, अरे फिर मलिका लिख दिया यार, मलिक। ठीक है, कल भी मलिका लिख दिया था हमने मलिक काफूर को, आज भी लिख दिया। मुझे लग रहा है ना, मुझे क्या के साथ आकी बिंदी, ये आकी मात्रा लगाने की आदत हो गई है, सिर्फ मलिक में, हर जगह नहीं। ठीक है, अब देखो 1320 में मौका देख के मुबारक शाह खिलजी को कौन मार देता है, खुसरो मलिक।
क्योंकि मुबारक शाह खिलजी बड़ा ही बेढंगा राजा होता है, लगता ही नहीं सुल्तान है। भाई सुल्तान हो तो सुल्तान वाली विशेषताएं होनी चाहिए ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी में थी कि सबको डरा के रखता था, ये डरा के रख ही नहीं पाता। शराब के नशे में, मद्यपान में लगा हुआ है, आर्केस्ट्रा चल रहे हैं, उधर मान के चलो किसी का पैसा घट गया, वो बोल गया सर जी हम पे आक्रमण होने वाला है, आक्रमण की अस्थिर जी चलो ही नाचो। ऑर्केस्ट्रा चला रहा है सामने ही, इसे नाच देखने से मतलब है, दारू पीने से मतलब है, तो ऐसा राजा कभी टिक पाएगा? टिक ही नहीं पाएगा। मौके का फायदा उठा लिया खुसरो मलिक ने, और खुसरो मलिक ने 1320 में मुबारक शाह खिलजी को मार दिया। जब मुबारक शाह खिलजी को इसने मार दिया तो खिलजी वंश का कोई बचा ही नहीं। और इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान एक और हो रहा था, जिसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। गाजी मलिक एक दिन आता है और बड़े ही बेढंगे तरीके से, विश्वासघात से, धोखे से गाजी मलिक आके खुसरो मलिक को मार देता है। और खुसरो मलिक भी मर गया, सारा खिलजी वंश भी मर गया, सत्ता किसके हाथ में आ गई? गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक जब गद्दी पर बैठता है तो अपना नाम रख देता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रख देता है? गयासुद्दीन तुगलक। और यहां से खिलजी वंश के बाद तुगलकों की स्थापना हो जाती है। समझे? तो समझे गयासुद्दीन तुगलक कैसी स्थापना करता है। तो सबसे पहले उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन शाह खिलजी बैठता है, लेकिन ये बहुत बकलोल होता है, बिल्कुल बदतमीज राजा होता है, तो इसको खुसरो मलिक एक दिन मार देता है। और मौका देख के गाजी मलिक खुसरो खान को मार के गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेके तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। और यहां से खिलजियों का पतन हो जाता है और एक नया वंश सामने आता है, जो होता है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा वंश होता है जो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।